कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। तो बस एक के बाद एक जब वो कारतूस में गौमांस की चर्बी लगा दी गई तो हिंदू तो इससे बचने लगा और सूकर की चर्बी भी लगा दी गई, मुस्लिम उससे बचने लगा। अब जैसे ही एक दूसरे के कारतूस एक दूसरे के पास पहुँचे, यहीं से विस्फोट शुरू हुआ। बम बाद में विस्फोट करता, एकता पहले विस्फोटित हो गई। बस शुरुआत हो गई। एक के बाद एक हथकंडे अपनाए, पहले कानूनों को ला करके, फिर फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके। जो नीतियां और कानून प्रजा की भलाई के लिए होती हैं, यहाँ पर प्रजा के बर्बाद करने के लिए नीतियां और कानून बनाए गए। आप लोग बहुत बड़े गौरवशाली हो कि आज आपकी भलाई के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन कुछ लोग अपना भला उससे कर लिया करते हैं। बताओ, सरकार की जितनी नीतियां आती हैं प्रजा की भलाई के लिए आती कि नहीं आती? हाँ, आती कि नहीं आती हैं? इतना अनाज आता कि वो जब कुछ लोगों के भले के लिए काम हो जाता तो उसके टेंडर निकलते हैं। टेंडर काहे के निकलते हैं? FCI के। ये कहाँ से आ गया? ये तो जनता के लिए था, जनता के लिए तो था, लेकिन जनता के लिए अब काम नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? जनता का पेट बहुत भर गया है। कुपोषण की शिकार जनता इतने पेट भर चुकी है कि अब ऊपर के लोगों का पेट भरने के लिए कारण बन गई है। एक बहुत अच्छी बात हम कह दें, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और शासन प्रशासन पूरे इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तैयार हैं। मैं एक अच्छी बात कहना चाहता हूं कि प्रजा की भलाई के लिए प्रजा का उत्थान करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा उत्थान मत कर देना जिससे प्रजा कमजोर हो जाए। तुम उनको बिना मेहनत किए पेट पालना सिखा दोगे तो तुम उनके पेट में जो गया है वो पाप के लिए कारण बना दोगे। भले ही पापी पेट का सवाल ऐसा कहते हो, लेकिन जो परिश्रम की पूंजी और उससे पुण्य कमाता है, बदले में शासन उनका अन्नदाता बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्नदाता जो किसान माना जाता है वो भी आपके सामने हाथ फैला करके अपने ही उगाई गई पूंजी को आपसे वापस मांगने के लिए मोहताज हो जाए, और वो लोग जो नाकारा हैं उनके लिए उस अन्नदाता के अन्न से पेट भरना शुरू हो जाए, देश का पतन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आज आप अपने घर में लगे हुए नौकरों के स्वामी नहीं, नौकर के नौकर बन चुके हो। इंतजार करते हो कब नौकर आएगा हमारी दुकान खुल पाए। इंतजार करते हो कब काम बाल वाली आई तब जाके हमारे बर्तन साफ हो पाए। बहुत अच्छी बात बीच में आ गई। एक दार्शनिक कन्फ्यूशियस, नाम सुना होगा आपने, चीनी दार्शनिक था, लेकिन चीनी होने के बावजूद भी भारतीयता से काफ़ी समृद्ध था। एक बार एक जंगल में लेटा हुआ था, अपने माथे पर हैट लगाए हुए। हैट वैसे सर पर लगता है, लेकिन लेटा हुआ है तो अपने चेहरे पर ढक के सो रहा है। लेटा हुआ है और पैर की हुई है रोड की ओर, जिस रोड से वहाँ के सम्राट की सवारी निकल रही है रथ पर। वो सम्राट इतना प्रजा को संतुष्ट करने वाला था कि पूरी प्रजा उसका बहुत इज्जत करती थी, आदर करती थी। लेकिन क्या देखता है, एक व्यक्ति जैसे ही सम्राट का रथ निकला, इतना लाव लश्कर निकला, उसके आवाज़ से भी उसकी नींद नहीं खुली और उसी की ओर पैर करके वो लेटा हुआ है। वो देखता है, सारथी को बोलता है रथ रोको। जैसे ही रथ रुकता है, नीचे उतर करके आता है। वो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये मरा हुआ व्यक्ति हो या बेहोश हो, इसलिए तो इतनी आवाज़ के बावजूद भी ये नहीं उठा। उठ जाता तो पक्का है मेरी ओर पैर करके नहीं सोता होता। पूछता है कौन हो तुम? वहां से आवाज आती है सम्राट। सम्राट पूछ रहा है कौन हो तुम? वो बोलता है सम्राट। अब तो बोले होश में तो हो? मैं तो हूं।
अपनी खुद जान लो। अब तो और बड़ी बात हो गई। सम्राट किसी सड़क छाप व्यक्ति से पूछे कौन हो तुम, और वो बोल दे कि सम्राट, और जब दोबारा पूछे कि होश में तो हो, बदले में जवाब आ जाए मैं तो हूँ, अपनी खुद जान लो। अब बताओ सम्राट के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन वो सम्राट इतना भी तानाशाह नहीं था कि इसकी इस बात को सुनकर ही उसका सर कलम कर दे। आगे प्रश्न फिर करता है, तुम्हें पता है इस देश का सम्राट कौन है? बोले पता है। बताओ कौन है? बोले मैं। अब तो समझ गया कि पागल है। बोले अपने आंख पे से हेड तो अलग कर ताकि तेरी आंख खोल पाए और देख पाए कि तेरे सामने सम्राट खड़ा है। बोले मैं तो अपनी आंखों पे से पर्दा अलग कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखों से अभिमान का पर्दा अलग करो, क्योंकि मैं असली सम्राट हूं। अब तो काटो तो खून नहीं वाली बात। इतना सहन कर पाओगे बताओ? क्यों? अपने अपने घर के मालिक हो। मालिक होने के बाद तुम्हारे घर के व्यक्ति तुम्हारे सामने ऐसा यदि जवाब दे दें तो कैसा लगेगा? जमीन खुद जाए, या तो अभी गड़ जाऊं या फिर सामने वाले को व्यवस्थित कर दूं। सोचोगे ना ऐसा? अब देखो, जब वार्तालाप प्रारंभ हो ही गया, धीरे से वो अपना हेड अलग करता है, बैठता है। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती सम्राट के सामने ऐसी दकनूसी बात करते हुए? अब इसमें शर्म किसकी बात? मैंने तो कहा नहीं कि आप मुझसे बात करो। आप ही अपनी सवारी से उतर करके आए। मैं तो आसान से चैन की नींद सो रहा था, लेटा हुआ था। आपकी गाड़ी की गड़गड़ाहट ने मेरी थोड़ी सी नींद खराब की, उठ गया था। उठने के बाद भी तुम सम्मान देना भूल गए। सम्राट सम्मान देता नहीं, लोग सम्राट का सम्मान करते हैं। क्यों? सम्राट सम्मान देता नहीं, लोग सम्राट का सम्मान करते हैं। जब ये वाली बात और हो गई, अब तो हद हो गई। बोले तेरे पास है ही क्या? भिखमंगा लगता है, सम्राट बोलता अपने आप को। तुम्हें पता है सम्राट किसको बोलते हैं? पता है। तो तेरे पास है क्या उसमें से? न तेरे पास सैनिक हैं, न सेवक है, न कोई लाव लश्कर है, न वैभव है क्या? फटे हाल तो घूमता है और सम्राट बोलता है, बोलता असली सम्राट। अब वो जो बात कहता है आप सबको सुनने लायक है। बोले सेवक तो उसको चाहिए जो अपना काम खुद ना कर पाता हो। मैं अपना सारा काम खुद करना जानता हूं, इसलिए असली सम्राट हूं। और रही बात सैनिक की, सैनिक उसको चाहिए जिसके शत्रु हों, विरोधी हों, दुश्मन हों। मैं जिस व्यक्ति को भी मुस्कान की निगाह से देख लेता हूं, वो मेरा दीवाना हो जाता है, मेरा मित्र बन जाता है। इसलिए सैनिक की मुझे आवश्यकता नहीं, इसलिए असली सम्राट हूं। और लाव लश्कर और वैभव उसको चाहिए जो दरिद्र हो, गरीब हो। मैं तो जिसके कंधे पर हाथ रख देता हूं, वो मेरा गुजारा बड़े सौभाग्य से कराता है, इसलिए मैं असली सम्राट हूं। अब बताओ असली सम्राट तुम हो कि मैं? और ये बात सुनकर के उस दार्शनिक की, वो जो वाकई में सम्राट था, उसके चरणों में गिर जाता है। बोले बाप, असली सम्राट तुम ही हो, मैं तो सिर्फ ऊपर से दिखाता फिरता। तो ऐसे ही तुम असली सम्राट थे, लेकिन उन फिरंगियों ने तुम्हारे लिए सड़क छाप साबित कर दिया। तुम अपना काम करना भूल गए, और इस हद तक भूल गए, अभी तक तो तुम अपना काम नौकरों के भरोसे करते थे। जब तुम्हें नौकर मिलना बंद हो गए तो तुम पहुंच गए एआई की गिरफ्त में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। 2-3 दिन से विषय अछूता था। लोग जो बाहर सुन रहे हैं वो बार बार सोच रहे होंगे महाराज जी एआई की बात कब आगे बढ़ाएंगे। आप इत्मीनान रखें, एआई की बात भले एआई बहुत जल्दी बढ़ा चुका हो, उसकी समीक्षा करने के लिए हम बहुत धैर्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। और आपके अंदर भी पेशेंस हो। महाराज आपने 3 दिन पहले एक बात छोड़ी थी कि सारे सेक्टर्स में नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं, और बिल्कुल तथ्य के आधार पर आपको बताया था कि मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, प्रशासन, न्याय प्रणाली
और शिक्षा विभाग, इन सब में अब मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो एआई का ज़माना है, एजीआई जैसे ही आएगा इन सब से नौकरियां बिल्कुल खत्म, बिल्कुल तो खत्म नहीं होंगी, लगभग खत्म होने को हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूले को लेकर के सेवाएं दी जाती हैं और जहाँ पर फिक्स्ड फार्मूला होता है वहाँ पर एआई को काम करने में कोई गुरेज नहीं। तो हजारों एम्प्लॉय का काम यदि एक एआई रोबोट कर सकता है तो व्यर्थ का पैसा बर्बाद कौन करेगा? ना शासन करेगा, ना प्रशासन, ना कोई कंपनी, ना कोई संस्था। तो इन सब सेक्टर से नौकरियां गायब होने को हैं। अब इन सब, हाँ, और बैंकिंग, यहाँ पर भी अब किसी मनुष्य की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहाँ आवश्यकता पड़ेगी ताकि महाराज हम उसके लिए तैयारी कर लें? मतलब तैयारी तो तुम नौकरी के लिए ही करोगे। ये भी दंश तुम्हारे दिमाग में घुसा के रखा है उन्हीं फिरंगियों ने जो 47 के पहले तुम्हारे पास थे, लेकिन 47 के बाद बच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो महाराज बता दो किन सेक्टर्स में नौकरियां मात बचेंगी ताकि हम उन सेक्टर की ओर पढ़ाई करें। पढ़ाई का लक्ष्य नौकरी बनाओगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ाई का लक्ष्य अपने आप को टू ट्रेन्ड माइंड एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड एजुकेशन, इस नीति के तहत बनाओगे तो मैं बता सकता हूँ किन सेक्टर्स में नौकरियां बचने वाली हैं। सुनना चाहोगे? अभी तो आपके बच्चे बैंकिंग में, एसएससी में, पीएससी में, यूपीएससी में, नीट में, जेई की तैयारी और क्लैट की तैयारी के लिए तैयार हैं। इन सब में नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं। इसके अलावा तो तुम तैयार करते नहीं अपने बच्चों के लिए, करते हो? बताओ। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं, जिन भी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तुम आश्वस्त मत होना कि एमएनसी में, प्राइवेट कंपनी में काम करने वो बड़ा लोहावना करोड़ों का पैकेज पाने वाला तुम्हारा बेटा कुछ सालों में वापस लौट कर नहीं आएगा। अरे तुम्हारी सेवा के लिए लौट कर आता तब तो तुम पुण्यवान होते। कंपनी की दुत्कार खा के लौट कर आएगा तो उसके पाप का, उसके अभावेपन का हम क्या जिक्र करें। लौटेगा, तैयार रहिए। महाराज आप बद्दुआ दे रहे क्या? हम क्या बद्दुआ देंगे? तुमने ही बद्दुआ दी अपने बच्चों को जो घर से निकाल के कंपनियों की सेवा करने के लिए लगा दिया। अरे पाला तुमने, सेवा कंपनी ही कर रहा है। जब कंपनी उसको 2 टुकड़े दे करके वापस लौटा देगी तो कंपनी की सेवा से भी वंचित हो जाएगा और माता पिता की सेवा करने का तो उसको अभ्यास भी नहीं है, क्या सेवा कर पाएगा। इसलिए वो सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी बच्चे उनके पास हैं। अच्छे मार्क्स आने के बाद भी बच्चे उनके पास हैं। तो महाराज सुनते हैं पहले के लोग भी तो नौकरी करते थे। सुनते हैं बनारसी दास जी ने भी नौकरी की, सदाशिव दास जी ने भी, पंडितों ने नौकरी की है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने नौकरी नहीं, सेवा की है। नौकरी और सेवा में फर्क होता है, जॉब और सर्विस में फ़र्क होता है। आप लोग के बच्चे तो जॉब करने गए हैं ना, हम सर्विस की बात करना चाहते हैं। सुनना चाहते हो आप लोग सर्विस और जॉब का अंतर? तो सुनिए, सर्विस और जॉब का अंतर। जो पंडित लोग राजा महाराजाओं के यहाँ सेवा देने जाते थे और उनकी सेवा से और निष्ठा से प्रसन्न होकर के जब उनके स्वामी यानी राजा उनकी तनख्वाह बढ़ाते थे तो वो तनख्वाह वापस लेकर पहुंच जाते और कहते, दीनानाथ आप यदि मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं और ये प्रसन्नता मेरे पुण्य के उदय में आई है तो कृपया करें मेरे पुण्य को बढ़ाने का समय बढ़ा दो, बदले में भले ही मेरी तनख्वाह काट लो। ये सेवा का संतोष होता था। और आज जॉब का संकलेश आप देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रह करके, अपने बच्चों से दूर रह करके और अपने माता पिता से दूर रह करके। उसके बावजूद भी यदि उनको ओवर टाइम करने पर बोनस मिलना हो तो वो तैयार खड़े पाए जाते हैं, हम इतना ओवर टाइम देंगे, कितना पैकेज और बढ़ जाएगा। ये जॉब का संकलेश है। तो बताओ, तुम सेवा का संतोष पाना चाहते हो कि जॉब का संकलेश? और तुमने अपने बच्चों को संकलेश के लिए बाहर भेजा है कि संतोष के लिए? महाराज संतोष ही धन है। हम रख के बैठे हैं, बेटा भले ही चला गया, कम से कम नाम तो कर रहा है।
क्या नाम कर रहा, क्या नाम कर रहा बताओ? हमारा बेटा कलेक्टर है महाराज। बहुत अच्छा। हमारा बेटा मिनिस्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। यदि तुम्हारा बेटा कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर है तब भी हम अच्छा मानते हैं, लेकिन कब? जब कई डॉक्टर्स सेमिनार कर रहे हों, सम्मेलन और शिविर कर रहे हों, वहाँ पर उनसे पूछा जाए तुम्हारी असली पूंजी क्या है, और बताने में फख्र कर पाएँ हमारी असली पूंजी हमारे माता पिता हैं, तब तो हम मानेंगे कि वो तुम्हारे डॉक्टर बने हुए बेटे कुछ संस्कारवान हैं। लेकिन यदि वहाँ पर बमुश्किल अपना इलाज कराने के लिए माता पिता पहुँचते हैं शहरों में, और शहरों में अपने बेटे के घर पहुँचते हैं और बेटे अपने आप को लज्जित सा महसूस करते हैं, तो फिर सोचो तुमने अपने बेटे को अपने सामने लज्जित होना सिखा दिया है तो किस निर्लज्ज को पैदा किया है। महाराज हमारे बेटों के बारे में इतना कठोर तो मत बोला करो। कठोर हम नहीं बोल रहे हैं, कठोर तुमने कर दिया है उन बच्चों को, है कि नहीं बताओ? माता पिता मेहमानों की तरह अपने बच्चों के पास रुकने जाते हैं ताकि बच्चों को ये न लगे कि हमने उनको पूरा छोड़ दिया है, और मेहमान की बजाय मेजबान बनकर रुक जाएं तो फिर वही बच्चे वृद्धाश्रम भी जानते हैं और अनाथ आश्रम भी जानते हैं। लोग कहते हैं महाराज वृद्धाश्रम भी खुलने चाहिए, बहुत हो गए मंदिर, वृद्धाश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो ये छोटे छोटे कस्बे हर घर वृद्धाश्रम में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो अब मेट्रो सिटी में पहुंच चुके हैं। अब क्या आवश्यकता है वृद्धाश्रम की? सारे वृद्ध तो हैं ही घर में। अब आहार देने के लिए बच्चों को सौभाग्य कहाँ मिलता? वो गया जमाना 2001 का और उसके पहले का, जब आहार में भीड़ लगती थी सिर्फ बच्चों की, युवाओं की। वृद्धों से बोला जाता था आप नई आंखों वालों से दिखा करके देना। अब तो वृद्ध बोलते हैं एक आध नई आंख वाला बता दो ताकि उससे दिखा करके हम साधु को आहार प्रदान कर दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।